हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक। ये इंटरव्यू बड़ी मुश्किल और मेहनत के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा हसास इंटरव्यू था जो मैं आपके साथ सिर्फ इस बुनियाद पर शेयर कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी और आपका एक्सपीरियंस इस मामले में बेहतर हो जाए। और क्योंकि ये प्राइवेसी है किसी की, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट रखने की कोशिश की है। बहरहाल इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, ऑफिस विजिट या ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी चैनल के वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों की रहनुमाई आपके लिए सदका जारिया हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू है असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिटन टेस्ट जो कंडक्ट की गई थी उसमें टोटल मार्क्स थे 79 ऑब्टेन्ड। टोटल मार्क्स 100 थे, लेकिन जो रिटन मार्क्स हासिल किए गए वो 79 थे। MCQs तकरीबन 83 मार्क्स थे, इंटरव्यू 71। टोटल मिला के जो रिज़ल्ट आई उसके बाद बाकायदगी से रिकमेंडेशन हुई और मेरे जो दोस्त हैं वो रिकमेंड हो गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। वो अब असिस्टेंट डायरेक्टर की अलहम्दुलिल्लाह पोस्ट पर बाकायदा से काम कर रहे हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले पैनल 4+1 थे, मतलब टोटल 5 पर्सन्स थे। 5 एक पैनल था जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। सबसे पहले चेयरमैन साहब ने पोलाइटली कहा, बाकायदगी से आराम से कहा कि आप बैठ जाएं, सिट प्लीज़। उसके बाद फिर उन्होंने नाम लिया कि सो यू आर, के मतलब आप। उन्होंने जो मेरे दोस्त हैं उनका नाम लिया। नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो मेरे दोस्त ने कहा कि जी सर बिल्कुल, स्टार्ट करें प्लीज़। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया चेयरमैन की तरफ से कि आर यू सेटिस्फाइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो परफॉर्मेंस है क्या आप उससे मुतमईन हैं? ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था कि सबसे पहले मतलब जो चेयरमैन साहब थे या जो पैनल था उनका मकसद था कि ओपिनियन से स्टार्ट किया जाए और कैंडिडेट का ओपिनियन लिया जाए कि क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। तो जवाब था बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिसमें जो पैदल फोर्स, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ISI, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करती है और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाती है, और MOD बाकायदगी से काम कर रही है। बहरहाल इसका जो लेंदी जवाब था वो मेरे दोस्त ने तकरीबन 1 से 3 मिनट के दरमियान दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो चेयरमैन साहब की तरफ से ही किया गया कि क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट MOD मिनिस्टर करंट एंड लास्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पहले पहले मिनिस्टर थे उनका नाम, अभी जो मौजूदा हैं और जो अभी करंट वाले से पहले थे, लास्ट जो MOD मिनिस्टर थे उनका नाम। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि शुड देयर बी वार ऑन कश्मीर, क्या आपके ख्याल में कि कश्मीर के मामले पर एक जंग होना चाहिए? तो मेरे दोस्त ने इसका भी बाकायदगी से लेंदी जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से था कि आर नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल न्यूक्लियर, क्या जो नॉर्थ कोरिया है और इसराइल जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर ताकत का दावा करते हैं, तो क्या वो बाकायदा से न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं? क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन है? तो इसका भी जवाब मेरे दोस्त ने दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि व्हाट इज NPT मतलब नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, के कोई भी प्रोलाइफरेशन मतलब जिंदगी ख़त्म करने के लिए या जिंदगी ख़त्म करने के इकदाम को शुरू नहीं करेगा, और एक ट्रीटी है कि अगर किसी ने स्टार्ट लिया तो उस पर बाकायदगी से पाबंदियां और उसको पनिशमेंट दी जाएगी आलमी सतह पर। तो बहरहाल इसका लेंदी जवाब मेरे दोस्त ने दिया, क्योंकि ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इसका भी जवाब सही तरीके से मेरे दोस्त ने दिया। आप इसके लिए मुकम्मल तैयारी कीजिए या फिर
इसको सही तरीके से आप पढ़ लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट 1 1991 एंड स्टार्ट 2 1993। स्टार्ट टर्म जो 1991 एंड 1993 में कॉइंड हुए वो क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका जवाब मेरे दोस्त ने तकरीबन आधा दिया 50%, उसके बाद वो स्किप कर गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चेयरमैन साहब की तरफ से ही पूछा गया कि इज पाकिस्तान रेडी टू जंप इन चाइना वर्सेस यूए, के मतलब जो चाइना और अमेरिका की जंग चल रही है, इकोनॉमिक वार या जो भी मुख्तलिफ किस्म के मामला चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो क्या पाकिस्तान रेडी है उसमें कूदने के लिए। तो इसका जवाब मेरे दोस्त ने ओपिनियन बेस्ड था तो वहीं ऑन द स्पॉट दिया, जिसको बाकायदगी से अप्रिशिएट किया गया चेयरमैन की तरफ से। चेयरमैन साहब के बाद जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, मतलब सवालात स्टार्ट किए। और क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8वां सवाल उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स के मामला के मुतालिक सवालात स्टार्ट हुए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जवाब मेरे दोस्त ने कुछ इस तरह से दिया कि पार्लियामेंट में मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जो कि कानून साजी करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हुआ कि हाउ सेनेटर इज चेंज एंड इलेक्टेड, कि सेनेटर की इलेक्शन और चेंजिंग किस तरह से होती है। तो इसका भी जवाब मेरे दोस्त ने उसी तरीके से दिया जैसे उसने पहले सवालात के जवाब दिए। तो ये आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन से शेयर करने का मकसद कि आपको आइडिया हो कि आपने इंटरव्यू में किस तरह से तैयारी करके और जाना है और आपका इंटरव्यू के कौन से सवालात पर मुश्तमिल हो सकता है। तो बहरहाल सेनेटर की इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और चेंजिंग का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि लखनऊ एग्रीमेंट एंड नेहरू रिपोर्ट क्या है। लखनऊ रिपोर्ट जो एग्रीमेंट थी उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट है उसके क्या सिग्निफिकेंस, मतलब हालात या उसके असरात क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया गया कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब बनी। तो इसका जवाब था कि 23 मार्च ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शायद 14 या 23 मार्च 1949 को जब एक बनाई गई करारदाद मकासद, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई गई जिसका मकसद था कि कानून साजी जो आइन साजी होगी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बुनियाद पर होगी। और इसको जो हिस्सा बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 के दहाई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ये तकरीबन जो सारे ऊपर क्वेश्चंस आपको बताए हैं या दिखाए हैं ये तकरीबन पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड थे, मुश्तमिल थे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ डू यू सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुदमुख्तियारी को आप किस तरह से देखते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से था कि सूबाई खुदमुख्तियारी 18वीं तरमीम के बाद से सूबों को इख्तियारात दिए गए कि वो अपने बजट और जो दूसरे मामलात हैं उनको खुद देखें, जो सूबे के हुकूक हैं, जो NFT नेशनल फाइनेंस और दूसरे मामलात हैं वो सूबे खुद देखें। बाकी जो फेडरेशन के पास रहेगा वो दिफा मतलब एक पाकिस्तान का दिफा सूबे वफाक के पास रहेगा, पासपोर्ट फॉरेन अफेयर्स फेडरेशन के पास रहेगा, करेंसी फेडरेशन के पास रहेगी। तो ये टोटल सवालात पाकिस्तान अफेयर्स से पूछे गए। उसके बाद जो दूसरे मेंबर साहब थे उन्होंने सवाल किया कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, डू यू नो कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक मूवमेंट चली थी, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका जो जवाब था वो एक्सक्यूज किया और इसको सॉरी कहा क्योंकि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट का पता नहीं था मेरे दोस्त को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 के डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या माना है और ये क्यों की जाती है या कौन करते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था कि व्हाट इज़ ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी क्या है और इसके क्या मईशत पर क्या असरात हैं। तो मतलब जो दूसरे मेंबर साहब थे उन्होंने तकरीबन 3 सवालात किए और 3 में से एक इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड था, एक जो लॉ से रिलेटेड था, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, या फिर डेली न्यूज़ में अगर वो सुनता देखता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन और इसके जो असबाब हैं, तो वो आसानी से जवाब देगा। और उसके बाद जो ब्लैक इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक्स का टर्म था जिसका सवाल किया गया। बहरहाल इसके बाद जो दूसरे मेंबर थे, दूसरे मेंबर साहब ने फिर सवाल शुरू किए और उनका सवाल था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए क्लाइमेट चेंज। आलमी जो माहौलियात वो क्या है, क्लाइमेट चेंज जो माहौलियाती तब्दीली है वो असल में क्या चीज़ है या है क्या। तो इसका जवाब भी एक्सक्यूज़ किया है, क्योंकि जो इसका तकरीबन 50% मेरे दोस्त ने जवाब दिया वो तो बिल्कुल सही था। उसके बाद जो इसके जैसे पैक्ट हो गए, पेरिस पैक्ट हो गए या फिर टोक्यो पैक्ट हो गया, तो इनके मामलात या इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कम थी, जिस वजह से इसको एक्सक्यूज़ किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि टोटल अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अब तक की अमेंडमेंट्स हुई है, ये उस वक्त जो सवाल पूछा गया था ये था शायद यूके या जो यूएसए या फिर पाकिस्तान या इंडिया के मुतालिक था। बहरहाल मेरे दोस्त ने इसका 2 हिस्सों में जवाब दिया, एक यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का और दूसरा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसको सही तरीके से ये याद नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना इंटरव्यू था, तकरीबन 2 साल इसको हो गए, वो अब तो बाकायदगी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं अपनी। तो बहरहाल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स और प्रोसीजर, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अमेंडमेंट्स और प्रोसीजर, वो आपको पता होना चाहिए, आप इस पर स्टडी कर लें। बाकी जो आता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक अनरिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखत में नहीं है। तो उसके जो अमेंडमेंट का तरीक़ेकार है कि जो मेंबरान होंगे असेंबली के, वो खुद जाकर वहीं पर एक बिल पेश करेंगे और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्बली तौर पर वो बाकायदगी से अमेंडमेंट्स कर देंगे। मतलब यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट का तरीक़ेकार है कि 1/3 जो मेजॉरिटी होगी वो एक बिल पेश करेगी, वो नेशनल असेंबली फिर सेनेट से पास होगा। सेनेट से पास होने के बाद फिर वो जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी मंजूरी के लिए जाएगा। अगर वो मंजूरी देते हैं तो उसके बाद अमेंडमेंट हिस्सा बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। बहरहाल इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ पब्लिक कंसर्न एंड हाउ पॉलिसी इज़ डेवलप्ड। जो आवाम का, पब्लिक का कंसर्न है, खदशात हैं और जो पॉलिसी है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो ये पब्लिक एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का जवाब है, सवाल है, तो उसका जवाब भी वहीं से ही आप इजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो पावर। तो इसका जवाब बनता है कि 184(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात सौंपे गए हैं कि वो सुओ मोटो पावर को इस्तेमाल करते हुए और अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान empowers the Supreme Court of Pakistan to use or enforce suo motu powers। तो ये टोटल जो क्वेश्चंस थे जो मेरे दोस्त ने बताए वो मैंने आपको बताए हुए हैं, तकरीबन 19 क्वेश्चंस। टोटल जो सवालात पूछे गए थे वो 24 थे। जो एक्सक्यूज़ किए गए या फिर स्किप किए गए वो टोटल 3 क्वेश्चंस थे। जो बकाया सवालात हैं 5 सवालात रहते हैं, 5 क्वेश्चंस, वो इसको याद नहीं है, तो इस वजह से इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक। तो ये था मुकम्मल इंटरव्यू दोस्त का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और शेयर करने का मकसद आपकी रहनुमाई
तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।